नमस्ते। चलिए आज एआर बार्टन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी गोइंग प्लेसेस को डिटेल में समझते हैं। ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है, सोफी, जिसके सपने तो बहुत बड़े हैं पर उसकी रियलिटी, उसकी असलियत बिल्कुल अलग है। तो चलिए देखते हैं कि सपनों और सच्चाई की इस टक्कर में होता क्या है। ओके, तो कहानी शुरू होती है सीधे इस लाइन से। सोफी स्कूल से घर आते हुए कहती है, जब मैं स्कूल छोड़ूंगी मैं एक बुटीक खोलूंगी। अब सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। यहीं से हमें सोफी का कैरेक्टर पता चल जाता है। कितनी एम्बिशियस है ना? उसके सपने कितने बड़े हैं। यहीं राइट हियर हमें उसके सपनों की दुनिया की पहली झलक मिलती है। तो इस सेक्शन में हम सोफी की सपनों की दुनिया में थोड़ा और गहराई से चलेंगे। सिर्फ बुटीक ही नहीं, और क्या क्या करना चाहती है वो, लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं कैसे वो अपनी ही एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। अब देखिए, यहाँ सोफी और उसकी दोस्त जैंसी का कंपैरिजन कितना जबरदस्त है। एक तरफ है सोफी, जिसे बुटीक भी खोलनी है, एक्ट्रेस भी बनना है, फैशन डिजाइनर भी। उसे लगता है वो इन सब के लिए नेचुरल है। और दूसरी तरफ है उसकी दोस्त जैंसी, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो उसे जमीन पर लाती है। कहती है, सोफ, पैसे लगते हैं, थोड़ा सेंसिबल बनो। जैंसी को पता है कि उनका फ्यूचर क्या है। वो कहती है, वी आर ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। इसका मतलब कि उनकी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करना। तो ठीक है, सपनों की बातें तो हो गई। अब जरा उसकी असलियत भी देख लें। इस सेक्शन में हम उसके परिवार और घर के हालात पर नजर डालेंगे। एक ऐसी रियलिटी जो उसके सपनों से बिल्कुल ही अलग है। और ये देखिए, जब सोफी अपनी बुटीक के सपने के बारे में बताती हैं तो उसके फादर का क्या रिएक्शन होता है। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कभी पैसे आ गए ना, तो हमारे लिए एक ढंग का घर खरीद लेना। वाह, ये लाइन सब कुछ कह जाती है ना? इससे साफ पता चलता है कि फैमिली की प्रायोरिटीज क्या हैं। बुटीक, वो उनके लिए एक मजाक है। असली जरूरत एक बेहतर घर है। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। और ये रियलिटी उनके घर के अंदर और भी क्लियर हो जाती है। सोच के देखिए, एक छोटा सा कमरा, धुएं से भरा हुआ, क्लटर्ड, मतलब हर तरफ सामान बिखरा हुआ है। एक कोने में गंदे कपड़ों का ढेर लगा है। फादर के चेहरे पर दिन भर की मेहनत की गंदगी और पसीना साफ दिखता है। और उसकी माँ सिंक पर काम करते करते उनकी पीठ झुक गई है। ये सारी डिटेल्स हमें उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बताती हैं, जो सोफी के सोफिस्टिकेटेड सपनों से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ओके, अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, सोफी का भाई जॉफ। और सुनिए, जॉफ सोफी के लिए सिर्फ एक भाई नहीं है, वो उसके लिए एक खिड़की है। एक ऐसी दुनिया में जहां वो डेस्परेटली जाना चाहती है। तो चलिए, जॉफ के कैरेक्टर को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये लाइन, ये जेफ को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। वो बहुत ही कम बोलता है, एकदम शांत। उससे बातें उगलवाना ऐसा है जैसे जमीन से पत्थर निकालना, इम्पॉसिबल सा। और पता है, उसकी यही खामोशी सोफी को बहुत मिस्टीरियस, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। उसको लगता है इस साइलेंस के पीछे ना कोई बहुत बड़ी दुनिया छिपी है। इनफैक्ट सोफी अपने भाई की इस खामोशी से एक तरह से जेलस है। उसे लगता है कि जब जॉफ शांत होता है ना, तो वो अपने दिमाग में ऐसी अनजान एक्साइटिंग जगहों पर चला जाता है जहां सोफी कभी नहीं गई। और वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। वो इमेजिन करती है कि एक दिन जॉफ उसे अपनी बाइक पर बिठाकर उस अमेजिंग दुनिया में ले जाएगा और लोग तालियों से उनका वेलकम करेंगे। देख रहे हैं आप, हर चीज में एक फैंटेसी है। तो अब हम आते हैं स्टोरी की सबसे बड़ी फैंटेसी पर, द मेन इवेंट यू कुड से। ये है सोफी की डैनी केसी से मिलने की कल्पना। डैनी केसी कौन है? वो एक यंग सुपर टैलेंटेड आयरिश फुटबॉल स्टार है। और सोफी का उसके लिए जो ऑब्सेशन है ना, वो एडोलेसेंट हीरो वर्शिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये देखिए, सोफी अपनी ये सबसे बड़ी, सबसे वाइल्ड फैंटेसी किसको बताती है? अपने भाई जॉफ को। वो उससे कहती है, मैं डैनी केसी से मिली। और जॉफ का रिएक्शन देखिए, कहाँ? इससे पता चलता है कि वो सरप्राइज तो है, पर उसकी बात सुनना भी चाहता है। ये भी साफ दिखता है कि सोफी जॉफ पर कितना ट्रस्ट करती है, उनका बॉन्ड कितना स्पेशल है। तो ये है वो पूरी कहानी जो सोफी ने गढ़ी है। एक एक डिटेल पर गौर कीजिए। पहले वो उसे रॉयस विंडो के पास देखती है, फिर वो खुद जाकर बात करती है, उनके कपड़ों पर बात होती है, फिर वो नोटिस करती है कि वो कितना अकेला लग रहा है। जब ऑटोग्राफ की बात आई तो ओह, ना पेन था ना पेपर। और आखिर में डैनी ने प्रॉमिस किया कि वो अगले हफ्ते मिलेगा। देखा, हर डिटेल, खासकर वो पेन और पेपर ना होने वाली बात, उसकी झूठी कहानी को असली जैसा बनाने की एक कोशिश है। बहुत क्लेवर। लेकिन जब ये कहानी उसके फादर तक पहुंचती है तो सीन बिल्कुल पलट जाता है। वो इस पर जरा भी यकीन नहीं करते।
इनफैक्ट वो उससे कहते हैं, एक दिन तुम अपनी इन कहानियों के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगी। ये उनका गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी। वो जानते हैं कि सोफी को ऐसी कहानियां बनाने की आदत है। तो इस फैंटेसी का अंजाम क्या होता है? सोफी ने जो ये पूरा सपना बुना है, वो उसे कहाँ ले जाता है? सबसे बड़ा सवाल, क्या डैनी केसी सच में उससे मिलने आता है? चलिए देखते हैं स्टोरी का क्लाइमैक्स और उसके बाद क्या होता है। और ये है वो जगह जहां सोफी डैनी का इंतजार कर रही है। इमेजिन कीजिए, एक अकेला पेड़, उसके नीचे एक वुडन बेंच। ऐसी जगह जहां अक्सर लवर्स आते हैं। कितनी रोमांटिक और परफेक्ट सेटिंग है ना? बिल्कुल सोफी की फैंटेसी जैसी ही। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है और डैनी केसी नहीं आता, सोफी के अंदर पैंग्स ऑफ डाउट आने लगते हैं। शक की एक तीखी सी चुभन, एक आवाज़ जो उससे कह रही है शायद वो नहीं आएगा। यहाँ उसकी सपनों की दुनिया पर रियलिटी हावी होना शुरू हो जाती है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि डैनी केसी नहीं आएगा, सोफी का दिल टूट जाता है। वो बहुत बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन वो इस सैडनेस को, इस दुख को एक बोझ की तरह कैरी करने का फैसला करती है। सोच के देखिए, भले ही उसकी फैंटेसी सच नहीं हुई, लेकिन वो उस झूठी मुलाकात की यादों को अपने मन में जिंदा रखेगी, क्योंकि उसके लिए वो रियल था। तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पर। क्या सोफी सच में डैनी केसी से मिली थी? और इसका जवाब एकदम क्लियर है, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। जो आखिरी सीन है ना, जहां वो घर जाते हुए उस पूरी मीटिंग को दोबारा से इमेजिन करती है, वही इस बात का सबूत है। ये सब उसके दिमाग की कहानी थी, उसकी एक और वाइल्ड स्टोरी। तो चलिए, इस पूरी कहानी के जो मेन थीम्स हैं उनको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, टीनेजर्स और उनकी सपनों की दुनिया। फिर है हीरो वर्शिप, जैसे सोफी डैनी केसी को पूछती है। उसके बाद सबसे बड़ा थीम, द क्लैश बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सपनों और सच्चाई की टक्कर। हम रिलेशनशिप्स भी देखते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और फाइनली द डिजायर फॉर एस्केप, अपनी सच्चाई से दूर भागने की चाहत। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोफी जो करती है, क्या वो सिर्फ रियलिटी से भागने का एक बेकार तरीका है, या फिर ऐसी फैंटेसीज, ऐसे सपने ज़रूरी होते हैं, एक उम्मीद जो हमें मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने की ताकत देती है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।